में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं जब इसको देख रहा था, मैं जब इसको कर रहा था, तो ऐसा लगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे भी पता नहीं होते, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें भागना नहीं चाहिए। कभी भी ऐसा हो एग्जाम में, जब भी एग्जाम देने के लिए आप जाओ और उस समय ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपने ईमानदारी से अगर तैयारी करी है, तो कई क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो बिल्कुल नहीं पता होगा, तो वहां पर हमें क्या करना होता है, घबराना नहीं होता है। अगर हम वहां पर घबराएंगे तो हम पैनिक हो जाएंगे, है ना। तो हमें बस शांति से, इसमें मैंने कुछ इजी इजी क्वेश्चन डाले हैं, है ना। आप देखो कि जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसकी बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है हमें कई बार, है ना। अब महमूद गजनी ने इतनी बार आक्रमण किया, कहां कहां आक्रमण किया, हर जगह के शासक के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है। फिर भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जैसे महमूद गजनी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था, कुलचंद, है ना। कुलचंद मथुरा का शासक था। तो इस तरह की चीजें, छोटी मोटी चीजें, कभी भी एग्जाम देने के लिए बैठो, पहला ही क्वेश्चन टफ आ जाए, दूसरा टफ आ जाए, तीसरा टफ आ जाए, 10 तक टफ आ जाए, 15 तक टफ आ जाए, एक भी ना हो इसमें से, तो घबराना नहीं होता है। हमें रखना होता है कि ये जो टफ है ये सबके लिए टफ है। आप वहां पर क्या करते हो, आप सोचते हो कि ये मेरे लिए ही सिर्फ टफ है, बाकी सब तो इसे कर देंगे। अबे कौन जाएगा पढ़ने के लिए इतना सारा, है ना। तो यही रीजन है कि आपको, और देखो कभी भी चीजों को एविडेंस के आधार पर देखना चाहिए, आपको तर्क करना चाहिए वहां पर। जैसे आप देखो कि मैंने कई बार कहा है कि हिस्ट्री से जो हमारे कई सारे बच्चे नेट जेआरएफ में क्वालिफाई हो रहे हैं, उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, उतना ही पढ़ा जितना, मतलब बहुत डीपली जाकर जैसे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल शांत रहो, जितना शांत रहोगे उतना सॉल्व होने की संभावना होती है ना। अब देखो, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था। ये सब हम लोगों ने कर रखा है, जो मोटे मोटे कई सारे क्वेश्चन हैं उनको हमने किए हुए हैं, क्लासरूम में ही किए हुए हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। तो एक और चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन से आंसर भी आते हैं, है ना। तो हमें एक आंसर मिला यहाँ पर, शाहनामा का लेखक कौन है, फिरदौसी है। शाहनामा एक बुक है, उसका लेखक फिरदौसी है, और वह किसके दरबार में रहता था, महमूद गजनवी के दरबार में रहता था, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं। किस क्षेत्र के उत्खनन से यह पता चलता है कि वहां नवपाषाण कालीन समाज में जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था इंसान, है ना। तो हमें गड्ढे वाले घर के एविडेंस मैंने करवाया हुआ है। कहां से साक्ष्य मिले हैं, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां है, कश्मीर में, है ना। ये सब हमने किया हुआ। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं सारे क्वेश्चन यहां से डिस्कस नहीं कर रहा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बहुत ही ऐसा लगता है कि कहां से उठा के लाया गया है क्वेश्चन, है ना। ये मेरे भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे भी कहीं से अच्छा लगा तो मैंने ये डाल दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, गुलबदन क्या है। अगर ये होता गुलबदन बेगम क्या है, तो हम तो तुरंत आंसर कर देते है ना, कि गुलबदन बेगम कौन है या क्या है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई कि गुलबदन क्या है। तो यहां पर क्या है, अगर इसका आप आंसर देखोगे तो यह है, कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है गुलबदन, कपड़े की रंगाई की एक पद्धति है। सही है आंसर। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, मुगल बादशाहों में कौन चित्रकारिता में बहुत ही दिलचस्पी रखता था। सिंपल, अगर आप थोड़ा सा भी आपके अंदर नॉलेज है, थोड़ा सा भी समझदारी है, लगा दोगे जहांगीर। जहांगीर जितनी ज्यादा चित्रकारी में रखता था उतना कोई नहीं रखता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा किसी किसी के लिए ये हो सकता है टफ, तानसेन ने अपनी संगीत शिक्षा कहाँ प्रारंभ की, है ना। तानसेन के बारे में हमें पता है कि वो ग्वालियर से आए थे, तो संस्कृत शिक्षा वहीं से प्राप्त की होगी, ग्वालियर से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। हाँ, संगीत शिक्षा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हो सकता है कि मुगल साम्राज्य में विलय के समय बीजापुर का शासक कौन था, है ना। बीजापुर और गोलकुंडा औरंगजेब ने मिलाया था। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव हो सकती है, जरूरी नहीं सबके पास इंफॉर्मेशन हो इसकी, लेकिन फिर भी ये जब मैं बताता हूं तो कहता हूं कि जब जो राज्य किसी बड़े राज्य में मिलाया गया उस समय उसका शासक कौन है ये आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुल्तान सिकंदर आदिल शाह ये उस समय शासक था, है ना। मुगल साम्राज्य में बीजापुर विलय के समय बीजापुर का शासक सुल्तान सिकंदर आदिल शाह था। हाँ जी, नौमा, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली नहीं था। अब इसको ध्यान से, ये भी क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन बहुत टफ नहीं है। कई बार मैं जब आपको करवाता रहता हूं तो कुछ स्टेटमेंट लिखवाता हूं कि इसने ये कहा, ये यात्री यहां से आया, तो अगर आपको याद होगा तो आप कर सकते हो। भारत में आने वाले विदेशी में ये सारे के सारे कौन है, आपको याद होगा कि जब हम पुर्तगाली पढ़ रहे, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने गवर्नर्स के नाम पढ़े थे, है ना। तो आप देखोगे उसमें एक वास्को डी गामा था, बारबोसा था, लेकिन ये निकोलो कोंटी नहीं था। निकोलो कोंटी इटालियन ट्रैवलर था, है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। अब जैसे ये सब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह पर वास्को डी गामा नहीं गया था, है ना। अब ये सब क्वेश्चन तो सीरियसली मतलब थोड़े से बिल्कुल अलग हट के क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन में अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमें तुक्का लगाना पड़ता है, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो हमें थोड़ा बच के निकलना पड़ता है।
तो दोनों आधार कार्ड, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप इससे बचकर निकल सकते हो, छोड़ दो यार इसमें कुछ नहीं पता है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तुक्का लगाएंगे, है ना। अब तुक्का लगाएंगे तो तुक्का लगाना भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है ना, 50-50 की पॉसिबिलिटी है गलत और सही होने का। तो आप एक नजर देखोगे तो आप तुक्का, इसमें पॉसिबिलिटी किसी चीज की नहीं, आपके पास आंसर की है, आप आंसर की में ढूंढो, मुझे लगता है मंगलोर होना चाहिए, है ना, मंगलोर है, देख लेते हैं, मेरे पास आंसर भी है, मंगलोर है। तो ये क्वेश्चन होने वाला ही नहीं है, अगर आपका गलत भी हो जाए तो इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, है ना, ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो जाए, हाँ जो गलत नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर कभी गलती से ये गलत हो जाए तो मतलब समझ लो कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। जो क्वेश्चन टफ है अगर वो गलत भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, इजी पार्ट है ना। निम्नलिखित में से किस किले को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दे दिया गया? करवाया हुआ है मैंने, शादी हुई थी, पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी हुई थी ब्रिटेन के प्रिंस के साथ और बॉम्बे दे दिया गया था, ठीक है, सब मैंने करवाया हुआ है। आप समझ लो कि पास होने लायक क्वेश्चन जो है वो सब मैंने करवाया हुआ है आपको, बस आपको डीपली उन्हें रिवीजन करना है, रिवीजन। तो ज्ञान आपके पास है, कभी आप दिमाग में ये रखो कि अब तो हुआ नहीं है, ये नहीं हुआ, कुछ नहीं है, आप सिंपल समझो कि आपके पास सब कुछ दे दिया गया है आपको, अब कोर्स कंप्लीट है, बस आपको रिवीजन करो, आप टेस्ट होगा, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होंगे तो टेस्ट दो, आप देखो रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो। कब? देखो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1784 ईस्वी में, वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था, है ना। कब गवर्नर जनरल ने वायसराय की अतिरिक्त उपाधि प्राप्त की थी? कब गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया? 1858, 58 में, 58 के एक्ट के द्वारा, 1857 की क्रांति के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? देखो एक क्वेश्चन में नहीं था, एक क्वेश्चन में आंसर भी है, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो कभी आपसे यह पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो एक ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन उससे संबंधित नहीं था? तो आप सिंपल, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी रखी है, सब कुछ समझ लो। हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम है उसमें आप 100% क्वालिफाई कर जाओगे, इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे रखी है, बस आपको भरोसा रखना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा। लाला हरदयाल तो वहां से रिलेटेड थे ना, गदर मूवमेंट से रिलेटेड थे, करवाया हुआ है मैंने, गदर मूवमेंट, तो लाला हरदयाल आ गया। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब देखो ये क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, ये कथन किसका है? तो मैक्सिमम बच्चे को ये नहीं पता होता है ना। अगर आपको भी नहीं पता है तो हमें पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल, ये मैक्सिमम को भी नहीं पता होता है, तो इसलिए ऐसी चीजें कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, है ना। नहीं पता है, नेगेटिव मार्किंग है, छोड़ दो। नहीं, जब नेगेटिव मार्किंग हो तो नहीं पता हो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना होता है हमें, बहुत ज्यादा रिस्क लोगे तो आप फंस जाओगे। जयप्रकाश नारायण। देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? एनी बेसेंट, पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कई बार, ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, तुक्का भी लगा दो इसमें, नहीं भी पता है फिर भी तुक्का लगा दो, है ना। हाँ इसमें लगा दो, इसमें तो तुक्का सही बैठेगा। तो गलत होगा और क्या, है ना। सरोजिनी नायडू में फर्स्ट इंडियन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत। 25 मार्च 1931 को ईस्वी को भगत सिंह के साथ दिन अन्य दो क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई, उनका क्या नाम था? तो हमें जुबान पर याद होता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जुबान पर याद होता है, तो सुखदेव और राजगुरु को। किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लिखवाया हुआ है आपके बीएल ग्रोवर बुक में भी लिखा हुआ है, बेंजामिन डिज़राइली। बेंजामिन डिज़राइली ने सबसे पहले ही स्वीकार किया था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था। वहीं से उसी के आगे बाद हम राष्ट्रीय शब्द पे मुड़ गए, क्या ये राष्ट्रीय था? मैंने डिस्कस किया हुआ है। गदर आंदोलन शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? मैंने बताया हुआ आपको, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि यही समय है, फायदा उठा लो, तो उन्होंने गदर मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये आंसर आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये मैंने करवाया नहीं है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब देखो ये क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं याद हो सकता है, पर मैंने तुक्का लगाया इसके अंदर, है ना। आप भी जरा तुक्का लगा कर देखो। द प्रोसेस ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा? राम मोहन राय, चंद्रावरकर, गोपाल कृष्ण गोखले और ज्योतिबा फूले। अब जरा तुक्का लगा कर देखो, आप क्या लगाते हो? मेरा तुक्का क्यों सही हुआ, आपका तुक्का क्यों सही हुआ या गलत हुआ, ये डिस्कस कर लेंगे। बता। बी चंद्रावरकर। हाँ भाई वर्षा। हाँ भाई सब। चलो 3 लोगों ने ए लगाया, तुमने बी क्यों, क्या क्या सोचा है? बी बी क्या सोचा? ऐसे। तुमने क्या सोचा, ए क्यों लगाया? सही आंसर किया है। इस तरह की चीजें राजा राम मोहन राय सोच रहे थे उस समय। राजा राम मोहन राय और एक और थे वो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो भी पाखंड खंडनी पताका लहराते थे कई बार, है ना। तो इस तरह की चीजें कई बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इंफॉर्मेशन है, कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। ये दोनों में एक ही नाम आ गया। 1906 में गठित डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? इन्फॉर्मेटिव है ना, कुछ चीजें क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको करके इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो इनको क्वेश्चन के फॉर्म में करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। चंद्रावरकर, चंद्रावरकर है। ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेटिव है, श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? श्रीमद् भगवत गीता का चार्ल्स विल्किंस ने, इन्होंने किया श्रीमद् भगवत गीता का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? स्लीमैन, बेंटिक के समय में बेंटिक ने स्लीमैन को अपॉइंट किया था। ये तो बिल्कुल याद करने लायक है। 1929 ईस्वी के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। ये मैंने करवाया हुआ है आपको, 14 वर्ष। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, ये भी करवाया हुआ है। साप्ताहिक पत्रिका क्या? संवाद कौमुदी। और एक और था मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार, ये भी करवाया हुआ है। मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक परमेश्वर का आह्वान किया था, किसने? ये भी करवाया हुआ है, श्री नारायण गुरु ने। अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? इंटचेबिलिटी के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी। पता नहीं, मैं गया नहीं था। एक दो नहीं हो सकता बाबू, एक ही हो सकता है। लगा दो ना, एक आंसर लगा दो, देखे तो क्या होता है। लगाओ, ज्योतिबा फूले लगाओ। प्रेशर में लगाओगे तो गलत हो जाएगा आंसर। चीजों पर एक नजर डालो, लग रहा है कि करना चाहिए तो करो, लग रहा है नहीं करना चाहिए नहीं करो। और एक बार करने में आंसर आना चाहिए। हो सकता है गलत हो जाए, कभी भी गलत हो जाए, इस बात से डरना नहीं चाहिए। अगर हम डर गए वो गलत ही होगा, ये ध्यान रखो। जिस चीज को छूते हुए डरोगे, कभी एक काम करो, आप पानी गर्म करो, उबालो, बिल्कुल उबाल दो पानी को, और एक बोतल लो और उस बोतल में आपको पानी डालना है। दिमाग में अगर ये बात चल रही है गर्म है, हाथ जल जाएगा, अगर गिरेगा तो पक्का गिरेगा। और ठंडा पानी डालना है। और मैंने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है, यहां मैंने पानी गर्म किया, यहां पर गैस स्टोव है, यहां पर अगर मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं तो दिमाग में चलेगा गिर जाएगा तो साफ करना पड़ेगा, गिरेगा ही गिरेगा, है ना। और इसको मैंने उठा के मैंने डाल दिया ऐसे बेसिन में, बेसिन में डाल दिया, अब ऊपर से अब दिमाग में क्या चल रहा है, गिरेगा तो कोई नहीं, अपने आप बह जाएगा, गिरा ही नहीं। ये सब एक्सपेरिमेंट किया है मैंने, है ना। तो आप कोई बात नहीं, जब हम नहीं जानते हैं, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले चेक कर लो, ज्योतिबा फूले। फिर नहीं होता है, कुछ कमी हो गई है इसके अंदर, कुछ सेटिंग कुछ खराब हो गई है। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? हरिजन सेवक संघ नहीं पता है आपको? तुक्का लगाना भी हार्मफुल हो सकता है। आपके पास क्वेश्चन भेजूंगा, आपके पास आंसर भी भेजूंगा, लेकिन तुक्का जरूर लगाना चाहिए। यहां पर क्या होता है, आप तुक्का लगाओ और तुक्का लगाकर चेक करो कि आपका तुक्का सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, और अगर गलत हो रहा है तो क्यों गलत हो रहा है। ये इसी को हम कहते हैं क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करना। क्वेश्चन पेपर की अगर एनालिसिस करोगे तो सफलता के चांस बढ़ जाएंगे, है ना।
तो मुझे लगता है हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? जीडी बिरला होने चाहिए, है ना? हाँ? कुछ ऐसे छोटे छोटे आंदोलन हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष जीडी बिरला थे। ठीक है, अब डोडा पालकी वाला बोल दिया इसने, अब मैं करवाऊंगा नहीं। नेक्स्ट करता हूं, ये आपके पास जाएगा टेस्ट पेपर, है ना? आप इसे करके देखो एक बार, मैं भेज दूंगा, आज ही डाल दूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन मैं कहता हूं जो क्वेश्चन बहुत इजी है उसे डोडा पालकी वाला किसी को नहीं पता होगा तो उसकी चिंता ही मत करो, उसको अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डोडा पालकी वाला। लेकिन ये अगर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 1947 में भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली एक कमिटी अपॉइंट की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, जो एक लाइन खींचनी होगी हमें, उसको, उस कमिटी के अध्यक्ष कौन थे और उसी के नाम पर वो लाइन रखा गया। तो आपको पता होगा रेड क्लिफ लाइन, है ना? वो रेड क्लिफ लाइन है। प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो टॉपिक हिस्ट्री का है ऐसा जो मैंने अभी नहीं करवाया है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो मैं एक दिन किसी दिन टाइम लेके करवाऊंगा। उसी में से एक टॉपिक है राज्य पुनर्गठन आयोग। मतलब कि बहुत सारे लोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग कर रहे थे, भाषा के आधार पर। तो जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। अब इसमें 53 है इसका आंसर, है ना? आपने पॉलिटी में भी ये चीज पढ़ी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को निम्नलिखित में से किसने दिवालिया होते बैंक के पोस्ट डेटेड चेक के रूप में बताया? ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें कहा गया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे और वो भी तब जब हम जीत जाएंगे। तो किसी ने उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, इनको करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास। हमने अगर पढ़ा है तो करो, नहीं पढ़ा है तो मत करो, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जरूर करो, और नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा सोच विचार के करो, है ना? इस तरह के कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हमें हमारे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ज्ञान के अकॉर्डिंग। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि माउंटबेटन के जाने के बाद कौन भारत के गवर्नर जनरल बने? हाँ, पता ही आप लोगों को, कई सारी, देखो आंसर तो आप जानते ही हो। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति, ये एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार किसी एग्जाम में भी पूछा गया है ना? कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जब हमारा ये टाइम क्या है, हमारा 1907 ईस्वी क्या है, एक आंदोलन चल रहा था भारत देश के अंदर, स्वदेशी मूवमेंट। तो हम स्वदेशी पे जोर दे रहे थे, स्वदेशी कपड़े, स्वदेशी शिक्षा, बहुत सारी चीजों में हम स्वदेशी की बात कर रहे थे। तो उसी समय एक संस्था बनी थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, उसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली थी, है ना? हाँ, पेंटर। अब ये क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया? तो ये सब तो इजी है, आप कर ही लोगे, इन सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अब ये निम्नलिखित में से किसने चतुर्गांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? देखो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बंगाल, जो यहां पर हमारा चटगांव शस्त्रागार, उस वक्त चटगांव भी बंगाल, जो समय बंगाल का पार्ट होता था, बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, है ना? उसी में चटगांव में जो जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के शस्त्र वगैरह रखे गए थे उनको लूट लिया गया। जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने उसे लूट लिया और उसको लीड कर रहे थे सूर्यसेन, है ना? तो सूर्यसेन, तो हम यहां पर सूर्यसेन लगा देंगे। सारे क्वेश्चन नहीं करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन तो आप खुद ही करोगे, सारे मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी, है ना? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी आपकी बीएल ग्रोवर बुक में लिखा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहां हुई थी? न्यूयॉर्क में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लेडस्टोन किसे कहा जाता है, की उपाधि किसे दी गई थी? ये भी आपके बीएल ग्रोवर बुक में लिखा हुआ है। भारतीय ग्लेडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई थी, है ना? कौन सा है? 44 बी, ठीक है। ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। इसी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, है ना? मास्टरदा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सूर्यसेन को लोग, लोकल जो लोग होते थे वो मास्टरदा भी कहते थे। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ? बहुत आसान है, हम लोगों ने भी पढ़ा है, बीएल ग्रोवर में भी लिखा हुआ है ना? आपको एग्जाम कोई भी एग्जाम निकालने के लिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं अब, जिससे आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में आया था? लिप्टन की रिपन,
लिटन, नहीं याद है? उसी वो विवाद एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं भी हुई थी। पहले ये तो पता होना चाहिए इल्बर्टविल डिस्प्यूट क्या था। सीपी इल्बर्ट एक व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ कांड किया था। सीपी इल्बर्ट, याद करो, बीएल ग्रोवर की बुक में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आप लोग इसे पढ़ लो। रिपन, लॉर्ड रिपन, ठीक है, चेक कर लेता हूं, ठीक है, रिपन। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कहां हुई? 1922 ईस्वी में। कहां पर हुई? इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इलाहाबाद में। लंदन में किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ये भी आपके बुक में लिखा हुआ है, उस बुक में सारी इंफॉर्मेशन है। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहली बार भारतवर्ष में औसत प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई ने। अब ये क्वेश्चन, बाबर ने तुजुके बाबरी में भारत में कितनी जलवायु का वर्णन किया है? अब ये बड़ी दिक्कत है, आपको पता है कि नहीं है पता? तो बाबरनामा तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना, बड़ी मुश्किल है। फिर बाबरनामा पढ़ने जाएंगे, फिर टर्किश भाषा में लिखी हुई है, फिर ढूंढना, टर्किश सीखना पड़ेगा हमें, है ना, और फिर हाँ, पर्शियन भी अगर आपको आता है तो भी आप सीख सकते हो, क्योंकि किसी ने उसको ट्रांसलेट कर दिया पर्शियन में, है ना, टर्किश से पर्शियन में अब्दुल रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया होगा उसको शायद, और फिर कोई आया होगा, किसी को मन नहीं लग रहा होगा तो उसने उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। पर वो बहुत मुश्किल काम है। आप बाबरनामा जाओ अभी के समय में इंग्लिश में पढ़ने के लिए, हाँ वो पढ़ सकता है कोई व्यक्ति अगर बाबरनामा पे पीएचडी कर रहा है ना, तो वो पढ़ सकता है। और जरूर अब आगे कोई बच्चा अगर पीएचडी करेगा तो मैं बोलूंगा बाबरनामा पर करो पीएचडी, ठीक है भाई, हाँ तुम ही कर लो, चलो तो चेंज करो। तो तुजुके बाबरी में बाबर ने 3 प्रकार की जलवायु बताई है भारत के अंदर। भारत में 3 प्रकार की जलवायु की दशाएं पाई जाती थी, ये तो जरूर पढ़ा होगा। बीजक में किसकी शिक्षाएं हैं भाई? बीजक, कबीर। ऐसी कई सारी इसमें इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए हो सकती है, आप एक बार देखो इसे, और अगर नहीं आपको पता है, नहीं आता है, तो आप उसे याद कर लो, है ना। सारे क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं तो फिर आपको सारे कर ही लूंगा मैं, तो आप क्या करोगे, है कि नहीं, कुछ निकालता हूं मैं। देखो ये जो एक व्यक्ति है ना, सुल्तान जैन उल आबिदीन, इसको ढूंढ के जरूर पढ़ो। सुल्तान जैन उल आबिदीन कश्मीर का शासक था, इसे जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, और उसने कई सारे ऐसे काम किए, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, लिंग्विस्टिक दृष्टिकोण से कई सारे काम ऐसे किए। तो इसी ने महाभारत के फारसी में अनुवाद के लिए मुल्ला अहमद को कश्मीर के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अधिकृत किया था? तो जैनुल आबिदीन। सारा नहीं करूंगा, थोड़े थोड़े कर दूंगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे व्यक्ति गलत कर देते हैं। विजयनगर साम्राज्य, कथन और तर्क वाला कारण है ना क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास। कह रहा है कि जो विजयनगर डायनेस्टी है उसमें जो डिफरेंट उसका हिस्ट्री क्या है, तो कई सारी उसमें वंश हैं, कई सारी लड़ाइयां हैं, यही तो है विजयनगर डायनेस्टी में। दूसरा कह रहा है बहमनी सल्तनत एवं उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा बने रहे, है ना। तो ये बात भी सही कि बहमनी का हमेशा से विजयनगर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है। अब पूछ रहा है हमसे कि ये स्टेटमेंट है, 4 अभिन्न स्टेटमेंट को हमें चेक करना पड़ता है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, मतलब जो आर है वो ए की व्याख्या करता है, दूसरा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, तीसरा ये सही है ये गलत है, चौथा ये सही है ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कई बार हम जब नए होते हैं तो गलतियां कर जाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? बी होगा आंसर। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। ये लग रहा है, ये कैसे होगा? बहमनी सल्तनत में उसके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरा थे, ठीक है ये थे, तो इससे उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अलग हो गया बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं होगा, बी ही होगा। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, बी। अब देखो, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यदा का शाब्दिक अर्थ है। उन्होंने बुक लिखी थी ना, अमुक्त माल्यदा, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय, है ना, ये सब बुक उन्होंने लिखी थी। तो आपको हम सब ने वो बुक तो डिस्कस किया था, लेकिन हमने ये कभी जानने की कोशिश नहीं करी, आपने और मैंने भी साथ में, कि अमुक्त माल्यदा का मतलब क्या है। अब हम इसमें तुक्का लगाएं, है ना, हम इसमें तुक्का लगाएं, तो माल्यदा का मतलब माला तो सब में है, माला है। अब ये पता नहीं चल रहा है कि सोने की माला, फूलों की माला, हीरो की माला, मोतियों की माला, है ना। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? तुक्का। तो कई बार जैसे आप सुनते हो ना कि कई बार उसकी किस्मत ठीक थी, उसका सिलेक्शन हो गया,
है ना। तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि आपके कुछ तुक्के लग जाते हैं, 4-5 भी तुक्के आपके लग गए तो आपने लीड ले लिया, किसी के नहीं लगे और वो बहुत, मतलब लगेगा या नहीं लगेगा उसकी गारंटी नहीं है। तो इसलिए वहां पर कई बार हम पढ़ते हैं, जैसे किसी किसी बच्चे का क्या होता है कि आपकी नजर में वो बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं होता, प्री क्वालिफाई कर लेगा, तो पढ़ता था नहीं कैसे हो गया पक्का, है ना। कुछ लोगों की किस्मत भी साथ देती है, तो ऐसे कई बार हम सोच लेते हैं तो आपका तुक्का लग जाता है, लेकिन हमारा तो तुक्का लगता नहीं है कि नहीं। तो हमने तो सोचा ना था कि इसका आंसर फूलों की माला होगा। मोतियों की लग रहा है। हाँ भाई, कहा है आंसर, कौन सा क्वेश्चन है। तो हमने तो भाई फूलों की लगा दिया, हमारा तो गलत हो गया, आप मोतियों की लगाओ। आंसर है मोतियों की माला। कितना इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो देवियों और सज्जनों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आप 7 करोड़ के मालिक हो जाओगे। देवियों और सज्जनों, इसका आंसर बताओ और 7 करोड़ ले जाओ। मौर्य वंश के ठीक बाद माइन ने गुप्त वंश लगाया। माइन थोड़ा सा सोच के आंसर लगाओ, 7 करोड़ में से आधे कट जाएंगे आपके, कुछ नहीं मिल पाएगा। प्रशस्ति में कौन बनेगा 7 करोड़ का मालिक में, आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपने गलत किया तो आधे पैसे ही कटेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा शुंग वंश। हाँ, जिसका है दे दू। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। तो आप कर सकते हो, इसमें सभी हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की निकाय, अशोक के शिलालेख, उपरोक्त सभी से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये एक इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, सब सारा क्यों बताऊं, आप करोगे क्या फिर। सारे क्वेश्चन आप समझ लो कि लगभग 80% क्वेश्चन है, 70% आप मान लो कि अगर इस पूरे टेस्ट को देखो तो 70% क्वेश्चन ऐसे हैं लगभग जो हमने किया हुआ है, या फिर जो बुक मैंने आपको बताया पढ़ने के लिए उसमें इसके आंसर हैं। सिर्फ एक बुक में इसके मैक्सिमम आंसर, एंशिएंट हिस्ट्री की बुक, मेडिवल हिस्ट्री की बुक और मॉडर्न हिस्ट्री की जो बुक हमने स्टडी करी है, उनमें आप 70 से लेकर 75% तक कर सकते हैं। और अगर इसके क्वेश्चन पेपर को देखो तो क्वेश्चन पेपर में अगर कभी ये पेपर डाल दिया जाए जिस एग्जाम में, तो यही इसकी कट ऑफ जाएगी, है ना। इसकी कट ऑफ भी 70 ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, कम ही जा सकती है 1-2 क्वेश्चन, या 1-2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, 72 हो सकता है ना। तो ये आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है और आपने थोड़ा सा रिवीजन भी किया है तो। कितना आसान क्वेश्चन है। धम्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है, हमने बार बार पढ़ा है। धम्म चक्र प्रवर्तन मतलब जब बुद्ध बोधगया से सारनाथ पहुंचे तो उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, दैट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। कहां दिया ये मुझे नहीं पता, मैं गया नहीं उस जगह पे कभी आज तक, तो इसलिए मुझे नहीं पता, आप खुद ही देखो और खुद ही पता करो। ठीक है, नहीं गए तो जाओ, आपके पास तो समय है जाने का, जाओ और घूमो। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाला देवता कौन था। हो सकता है आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो और बुक में भी इन्फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन कई बार नहीं मिलती है हमें। तो कुछ क्वेश्चन पढ़ के भी इसलिए हमें कुछ टेस्ट पेपर भी देना चाहिए, कुछ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना चाहिए, ये जरूरी होता है। पूसन एक देवता थे, पूसन। मैंने तो देखा नहीं देवता को कभी। पूसन आज जान लो आप, है ना। बहुत सारी चीजें मैं जब भी आपको कई बार पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि कई सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, तभी तो वहां पर टीचर के साथ साथ बच्चे का रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, तीनों जानते हो ना आप, तो हो तो गया आंसर, आ तो गया। इंद्र तो है नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं, इंद्र को तो हमने पढ़ा है ना, कभी पढ़ा नहीं। वरुण को भी हमने पढ़ रखा है, वरुण ने भी ऐसा कोई कांड किया नहीं, है ना। मारुत तो हमें, मारुत नंदन पहले से हमें पता है, मारुत नंदन हम हनुमान को कहते हैं, और वो पवन देव है ना। तो पवन देव तो गाय को उड़ा के ले जाएंगे, वो बचाएंगे क्या, है ना। तो 3 को आप निकाल दो बाहर तो बच गए। पूसन लगा दो, तुक्का, ऐसे तुक्का, ये लॉजिकल तुक्का इसे कहते हैं। पूसन पढ़ाया भी है मैंने कहा, हाँ, गॉड ऑफ कैटल कहते हैं। ये भी पढ़ाया हुआ है, देखो कौन से देवता इंसान और भगवान के बीच मध्यस्थ होते थे। आप दिमाग पे जोर डालोगे तो मिल जाएगा मध्यस्थ कौन होते थे, मैं तो जोर नहीं डालूंगा आपके दिमाग पे।
श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अनुसार ऋग्वेद में कृषि योग्य भूमि के बीच में जो भूमि पट्टी होती थी उसे क्या कहा जाता था? है ना, ये सब इंफॉर्मेटिव है। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी उसे हम खिल्ली कह सकते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग लापिस लाजुली निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लापिस लाजुली किस देश से? मिस्र, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, इराक। मिस्र। लापिस लाजुली एक पत्थर होता था जिससे लाल कलर की खुशबू आती थी। सॉरी हाँ, ब्लू कलर की जिससे खुशबू आती थी। अरे वही बात हुई। तो हमने पढ़ा है कि इसकी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो है बदख्शां, एक जगह है बदख्शां, और अफगानिस्तान के थोड़े से आसपास का हिस्सा है जहां से ये हमें मिलता है। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति, कुछ तो खुद करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। सूफी संत जो आसान है वो मैं कर लेता हूँ, जो टप टप छोड़ देता हूँ वो आप करो, ठीक है। संत मोइनुद्दीन चिश्ती को कहां दफन किया गया? ये तो हम सबको पता है। नहीं पता? हाँ, कंफ्यूजन से आंसर नहीं आता है, कंफ्यूजन में सॉल्यूशन। दिल्ली में है तो कहाँ है? मेरठ में? जो दिल्ली में है वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। हाँ, वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। हाँ, और ये जो है इनका मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है। अजमेर शरीफ के नाम से भी हम उसे पढ़ते हैं। अब इसे तुक्का लगाएंगे सारे लोग। 1857 में संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां थी? सबसे ज्यादा सिपाही कहां थे? ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत ही अजीब तरह के। हमें क्या मतलब है कहां थी? सबसे ज्यादा सिपाहियों की संख्या कहां थी? जरा लगाओ तुक्का, लगाओ देखते हैं। राजस्थान, अवध, बंगाल और बिहार। बताओ भाई, बिना डरे लगाओ। तुम डरती क्यों हो? बिना डरे लगाओ, बताओ भाई। ठीक है, बताओ भाई, बताओ भाई। अबे बंगाल तक रिवोल्ट पहुंचा कब? ये तो सोचो, ये भी तो ध्यान में रखो। ये भी तो कितना ठोक ठोक के पढ़ाया था। कौन ले गया बंगाल में रिवोल्ट को? बिहार तक रिवोल्ट पहुंचा था ना, जगदीशपुर तक, कुंवर सिंह। तो रिवोल्ट तो वहीं तक पहुंचा। अब आगे बताओ। एक तो निकाल दिया मैंने, चलो 50-50 आपको मौका दिया। बंगाल निकाल दिया, कहां गया बंगाल? ये निकाल दिया। अब बताओ, फिर से तुक्का लगाओ। इसके बाद क्या चूज करना है? बताओ भाई, माइंड बताओ। सेकेंड ऑप्शन बताओ जल्दी। 4 ही, 3 ही तो नाम है। 30 बार क्या देख रही है इसको? अवध। हाँ भाई, अवध। हाँ भाई, 3 ही नाम है। ज्यादा ज्यादा देखोगी तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। 3 ही तो नाम है भाई। बताओ वैभव, जल्दी करो। ये समझ आ रहा है? अवध, अवध इसका आंसर है ना। अवध में सबसे ज्यादा विस्तृत रूप पर फैला था ये, लखनऊ और उसके आसपास का जो रीजन है। ठीक है, ये देखो, ये भी करवाया हुआ है मैंने। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? चलो, मुझे याद है कि पता है कि आप भूल गए होगे, पढ़ो आप, है ना। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। निम्नलिखित कवियों में से कुछ तो खुद करो, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वह महिला कौन थी जिसने डिग्री प्राप्त करने, मतलब वो ग्रेजुएट हुई और वो आया व्यक्ति उसको डिग्री देने के लिए उसी को गोली मार दिया है ना। बताओ बताओ कौन सी है? तुक्का लगाओ, छोड़ो, लगा लेना आप इसे करो सारा। मैं करवा दूंगा तो फिर क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। कुछ आप खुद से भी आपको करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? कहां? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैंने, बोला था अभी थोड़ी देर पहले। कराची, दिल्ली, लाहौर, मेरठ। डाल दो, यहां बनारस हटा के मेरठ डालो। बताओ, अभी 5 मिनट पहले बोला था मैंने। बताओ, और से पूछो, बताओ। हाँ बताओ, बताओ। कराची किधर है? अच्छा, कराची भी है। हाँ भाई, जल्दी बताओ। लाहौर, लाहौर में हुआ था ना। एक क्वेश्चन कहीं ये भी होगा कि उस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
जवाहरलाल नेहरू। ये भी पढ़ा हमने, बीएल ग्रोवर बुक में है। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? कौन दे सकता है, जरा सोचो। कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा, लेकिन सब शुक्र है यहाँ पर सारे एक्सट्रीमिस्ट का ही नाम लिखा हुआ है, लाल वाल पाल और अरविंद घोष। तो तीन चीजें हैं हमें ध्यान रखना। मैंने करवाया था आपको कि लाला लाजपत राय ने कुछ कहा, तिलक ने कुछ कहा, और गरमपंथियों ने कुछ कहा उसके बदले में, मतलब नरमपंथियों, मॉडरेट्स ने कुछ कहा। ये किसने क्या कहा, कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड है, ये हमें पता होना चाहिए। कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैंने ये भी कहा था उस समय पढ़ाते हुए आपको कि इसके बारे में, कांग्रेस के बारे में सरकार के व्यूज क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप देखोगे, आप रिवीजन करोगे, कोई भी चीज नई नहीं है इसमें। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा अखबार निकाला था, हमने पढ़ा हुआ है ना। ये इंफॉर्मेटिव हो सकता है, आपके पास इसकी इंफॉर्मेशन ना हो, फिर भी आप तुक्का लगा सकते हो। मुस्लिम लीग ने कब पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना की, मुस्लिम राज्य की मांग की थी? मुस्लिम लीग ने कब पहली बार पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी, है ना। ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव है। 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी। ये पता ही होगा आपको, कई बार हमने पढ़ा है। और सहयोग आंदोलन क्यों वापस लिए महात्मा गांधी ने, है ना, 32,000 बार हमने डिस्कस किया हुआ है इसको। किसका? चौरी चौरा, हाँ बी आंसर है। किस एक भारतीय नेता ने यह माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु, ये भी हमने डिस्कस किया। अब है कपाट, कपट नहीं है ये कपाट, लाइट चली गई है इसलिए मैं इसे बंद कर देता हूं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन करके एक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। कामागाटा मारू क्या था? जापानी जलयान। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं था? दादा भाई नौरोजी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां हुआ है?